हेलो स्टूडेंट्स। और आज से हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 7 जिसका नाम है त्रिभुज। और जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं कि ये इंट्रो वीडियो होने वाला है। इसमें हम त्रिभुज से संबंधित कुछ परिभाषाएं या हम कह सकते हैं कि हम त्रिभुज के प्रकारों को पढ़ेंगे और इस चैप्टर का बेसिक जानेंगे। अब इस शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें त्रिभुज की। त्रिभुज यानी कि इसे हम अंग्रेजी में ट्राइएंगल भी कहते हैं। अब ये त्रिभुज होता क्या है, देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वाइट पेपर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक प्रकार का तल है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, तो इसे हम कहेंगे ये एक प्रकार का तल है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम दूसरा कागज़ लेकर आएँ तो ये भी एक दूसरे प्रकार का तल है, क्योंकि इसमें भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। ये देखिए, जेड अक्ष नहीं होना चाहिए। तो एक तल ये है, अगर हम इस तल को इस तरीके से रख दें तो ये एक दूसरे प्रकार का तल है। तो त्रिभुज कभी भी दो तलों में नहीं बनेगा। त्रिभुज बनेगा या तो इसमें बनेगा, एक ही तल में बनता है त्रिभुज, या तो इस अकेले में बनेगा या फिर इसमें भी बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा त्रिभुज इस तल में बना है और आधा त्रिभुज इस तल में बना है। त्रिभुज हमेशा कहाँ बनता है? एक ही तल में। ये आपको याद रखना है। त्रिभुज कहाँ बनता है? एक ही तल में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक प्रकार का तल है। ये वाइट पेपर जो है ऊपर से, ये क्या है? एक प्रकार का तल है। तो त्रिभुज इसी तल में बनेगा। अब इसके आसपास कितने भी तल हों, इस तरीके से रखे हों, तो उसमें त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज एक तल में बनेगा। हो सकता है कि ये जो तल है तो त्रिभुज फिर केवल इसी तल में बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें भी बना है और इसमें भी बना है। त्रिभुज कभी भी दो तल में नहीं बनता। अब त्रिभुज होता क्या है? असल में त्रिभुज में, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, भुज यानी कि भुजा और त्रि मतलब कि तीन। तो तीन भुजाएं हैं। तो मान लीजिए हमने ये तीन भुजाएं ली, इस तरीके से हमने तीन भुजाएं ले ली। ये देखिए, लेकिन तीन भुजाओं से क्या त्रिभुज बन जाता है? नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन्हें खास अरेंजमेंट करना होगा और हमें इनकी एक बंद आकृति बनानी होगी। जैसे सबसे पहले ये जो भुजा है, हमने इसको यहाँ पे रखा। ये जो भुजा दिख रही है ना, हमने इसको जोड़ के, पहली भुजा के साथ जोड़ के इस तरीके से रख दिया। अब ये जो तीसरी भुजा है, इसको उठाया और हमने यहाँ पे रख दिया। तो अब हमने तीनों भुजाओं को इस तरीके से जोड़ दिया है कि कहीं भी खुली आकृति नहीं दिख रही होगी आपको। तो तीन भुजाओं की यह एक बंद आकृति है। तीनों को इस तरीके से रखा कि कहीं से भी अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, तीनों भुजाओं को हमने इस तरीके से व्यवस्थित किया है कि एक बंद आकृति बन चुकी है। हम तीन भुजाओं को इस तरीके से भी तो व्यवस्थित कर सकते हैं, ये पहली, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। लेकिन ये त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि जो तीनों भुजाएं हैं वो इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट नहीं हुआ है इनमें कि बंद आकृति बन सके। ये देखिए, ये बंद है, कहीं से भी खुला नहीं है, लेकिन ये यहाँ से खुला है ना। तो ये जो है त्रिभुज नहीं होगा और ये त्रिभुज होगा। और त्रिभुज कहाँ बनता है? एक ही तल में। कहाँ बनता है? एक ही तल में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एक ही तल में तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आया ना समझ में? एक ही तल में तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या लिखोगे? एक ही तल में तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना? अब इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं। किसी तल में स्थित तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल, आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन शीर्ष होते हैं। यहाँ पे एक शीर्ष है, एक शीर्ष ये है, इन्हें क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। याद रखिए, इन्हें क्या कहते हैं? शीर्ष। यहाँ पे भी एक शीर्ष है और यहाँ पे भी एक शीर्ष। तो बताइए कितने शीर्ष हो गए? तीन शीर्ष हो गए। तीन शीर्ष होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही ये कोण होते हैं। इन्हें अंतः कोण कहते हैं, क्योंकि अंदर है त्रिभुज के ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये क्या है बताइए? तीनों कोण हैं, तो इन्हें हम कहेंगे कोण। तो त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन ही कोण होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपको याद रखना है, आपने अध्याय 6 में उसे लगाया भी है कि इन तीनों कोणों को यदि हम जोड़ दें, इसका और इसका, तीनों का योग करें, तो वो हमेशा 180 अंश आता है। ये तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज से संबंधित सामान्य जानकारी है। अब ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार में सबसे पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, समबाहु। सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजाएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी जो भुजाएं होगी
वो कैसी होंगी? समान होंगी। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं ना। तो तीनों यदि समान है, अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, तो हम कहेंगे कि ऐसा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। देखिए नाम से स्पष्ट रखना, यदि एग्जाम में आ गया समबाहु त्रिभुज क्या है तो देखिए सम यानी कि समान, बाहु की मतलब भुजाएं, तो समान भुजाओं वाला त्रिभुज। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 होती है ना। तो आप क्या लिखोगे? 3 भुजाओं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब समबाहु त्रिभुज में एक बात और स्पष्ट होती है कि भुजाएं समान होंगी तो ये कोण भी समान होंगे। ये क्या होंगे? कोण भी समान होंगे। याद रखना, जब भुजाएं समान होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये तीनों कोण बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं। तो एक कोण कितने का होगा? तो देखिए अगर ये तीनों कोण बराबर हैं तो हम इसे x मान सकते हैं, इसे भी x मान सकते हैं, इसे भी x, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो x मान लिए। और हमने पढ़ा हुआ है कि तीनों का योग 180 होता है। तो हमने तीनों x को जोड़ा और हमें पता है कि तीनों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। हमने इन तीनों x को जोड़ लिया, 1x, 2x और 3x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3x बराबर कितना होगा? 180। अब ये जो 3 है ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ पे आएगी? बटे में आ जाएगी। तो x बराबर होगा 180/3, तो 3×6 18 और 0 जी हम कहते हैं। तो x बराबर कितना आया? 60। इसका मतलब है कि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका प्रत्येक कोण समान होता है और समान में भी कितना होता है? 60 अंश का। ये देखिए ये समबाहु त्रिभुज है। अब आपके सामने ये देखिए, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं? बिल्कुल बराबर हैं। और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी तीनों कैसे हैं? बराबर। और ये कितने कितने अंश के होते हैं? 60-60 अंश के होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में हमें बहुत सारी बातें पता चली। समबाहु त्रिभुज में सबसे पहले तो ये पता चला कि ये इसमें तीनों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, क्योंकि सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजाएं, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। और हमें क्या पता चला कि इनके तीनों जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं और वो कोण भी कितना होता है? 60 अंश, 60-60-60, तीनों जगह 60-60 का बनता है। अब हम बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज की। जैसे कि नाम से स्पष्ट है समद्विबाहु, इसका क्या मतलब होगा? द्विबाहु, इसमें एक शब्द आ गया द्वि। द्वि का मतलब होता है 2, सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब तो आप जानते ही हैं, भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान हों। ऊपर कितनी थी? तीनों भुजाएं समान थीं, लेकिन अब क्या होगा? केवल 2 भुजाएं तो समान होंगी लेकिन तीसरी भुजा समान नहीं होंगी। इस प्रकार के भी त्रिभुज पाए जाते हैं और ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? ऐसे त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं ही समान हो, ये वाली और ये वाली, हो सकता है ये और ये भी हो, लेकिन मैंने जो चित्र बनाया है इसमें ये और ये बिल्कुल भुजाएं एग्जैक्ट समान है, लेकिन तीसरी आप देख सकते हैं ये छोटी है भुजा, ए बी जो भुजा है ये छोटी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं समान हो तथा तीसरी भुजा असमान हो। इसमें समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल, ये भुजा इसके सामने का कोण ये और ये भुजा है इसके सामने का कोण ये, तो ये दोनों कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे बिल्कुल, क्योंकि इनके आमने के सामने की जो भुजाएं हैं, या हम कह सकते हैं इनके सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है 2 और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं और तीसरी भुजा असमान होती है। तो देखिए डेफिनेशन भी आप नोट करते चलिए, तीसरी भुजा असमान हो, इसमें समान भुजाओं के सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो ये देखिए, ये हमेशा याद रखना, जब भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज क्वेश्चन में दिया हो तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये भुजाएं, या उसमें क्वेश्चन में दिया होगा कि कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सामने के कोण आपको बराबर कर देने हैं। अगर मान के चलिए, अगर हमने इसी त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा भी बना सकते हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो, तीसरी ये असमान हो, ठीक है। तो हमने इसे नाम दे दिया ए बी सी। तो ए बी और ए सी अगर बराबर है तो इनके सामने के कोण ये होंगे, फिर ये इसके सामने का कोण ये होगा और इसके सामने का कोण ये होगा। ये दोनों कोण भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तीसरी भुजा असमान होती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं होती, विषमबाहु है, यानी कि सभी भुजाएं विषम हैं, यानी अलग अलग हैं।
तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप कैसी होती है, अलग अलग होती है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। इसके तीनों कोण भिन्न भिन्न होते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, ये एक प्रकार का त्रिभुज है, इसमें ये भुजा की माप अलग है, हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर हो, ये 3 सेंटीमीटर हो, ये 3.5 सेंटीमीटर हो, तो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, इसमें कहीं भी समानता नहीं है। जब भुजाएं अलग अलग हैं तो इनके ये जो कोण हैं ये भी अलग अलग ही होंगे, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो विषम बाहु त्रिभुज बहुत ही सरल है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं की जो माप है वो अलग अलग होती है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसके कोण भी कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसके बाद त्रिभुज के ये बेसिकली 3 प्रकार हमने पढ़े, कौन कौन से, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज को फिर से प्रकारों में बांटा गया है, तो आइए उनको भी देख लेते हैं, वो बिल्कुल सरल है। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, पहला है न्यून कोण त्रिभुज। अब इसमें क्या होगा, न्यून कोण को आपको समझाया था मैंने अध्याय 6 में, अब फिर से थोड़ा सा देख लीजिए न्यून कोण और अधिक कोण होते क्या है। देखिए मैंने एक लाइन खींची और इसके बाद स्केल के माध्यम से एक बिल्कुल सीधी लाइन खींची, चांदे से 90 डिग्री हो, ये देखिए। तो ये जो कोण बनता है इसे कहते हैं, दोनों तरफ बना है जो इस लाइन के साथ ये कोण, ये देखिए, इसे कहते हैं समकोण। ठीक है। अब अगर कोई कोण, कोई रेखा इससे अगर इस तरफ कम होती है, ये देखिए, तो उसे हम कहेंगे समकोण से कम है, तो हम उसे कहेंगे न्यून कोण। और अगर समकोण से ज़्यादा है, ये रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई और अभी यहाँ है, तो ये होगा न्यून कोण। फिर अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो समकोण, और फिर इस तरीके से बढ़ता जाएगा यहाँ से, तो ये अधिक कोण होता जाएगा। अब 90 से कम है, सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोण 90 से कम है तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। त्रिभुज के अंदर भी कोण होते हैं, आप देख सकते हैं ये वाले कोण क्या है, त्रिभुज के अंदर है, ये देखिए, ये देखिए। लेकिन ये तीनों कोण जो हैं 90 से कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता कि ये 90 से कम है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने स्केल रख दिया है। अब ये वाली लाइन और इसके कंपैरिजन में ये वाली लाइन आप देखिए, क्योंकि अगर 90 होता तो ऐसे चलना चाहिए था ना, तो ये 90 से कैसे है, ये 90 से थोड़ा सा कम है, ऐसे है, ये देखिए, ये ऐसे है ना, तो 90 से कम है। अब इसमें देखते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे ये कर देते हैं, देखिए ये हमने सीधी लाइन यहाँ पे स्केल रखा। अब 90 होता तो सीधी ऐसे होना चाहिए था, बिल्कुल सीधी, स्केल के साथ में सीधी, जैसे पेन रखा है ना स्केल के साथ में, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ये 90 से कैसा है, ये देखिए कम है, तो ये वाला कोण भी कैसा होगा, न्यून कोण। अब यदि ये देखना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, ये देखिए। अब हमने यहाँ पे रखा स्केल और पेन बिल्कुल स्केल के लंबवत रखा, ये देखिए सीधा, तो ये कहलाता है समकोण। लेकिन समकोण से ये क्या है, कम है, आप देख सकते हैं। तो तीनों कोण हमने देखे कि ये तीनों न्यून कोण हैं, 90 से कम है, इसलिए हम इसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। हालांकि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है इसका, लेकिन नॉलेज में होना चाहिए। इसके बाद आता है समकोण। समकोण त्रिभुज में आप जान गए होंगे कि समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश होता है। वह त्रिभुज जिसका केवल एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो। यहाँ पे 3 कोण है ना, तीनों न्यून कोण है, लेकिन अगर इसमें से एक भी अगर 90 अंश का हो, यहाँ पे देखिए जैसे ये चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये एक कोण 90 अंश का है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज है। भले ही 2 ये न्यून कोण है, 90 से कम है, लेकिन कम से कम एक तो 90 का है, और अगर एक 90 का है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये भी हो सकता है समकोण, ये भी हो सकता है, कोई भी एक होना चाहिए लेकिन समकोण, तो समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को हम हमेशा कर्ण कहेंगे, क्या कहेंगे, कर्ण। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, समकोण बना तो उसके सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और यहाँ पे थीटा बना हुआ है, ये देखिए, अगर यहाँ पे थीटा है तो ये लंब होगा, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। लेकिन अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा के हिसाब से चलें तो ये लंब होगा, और ये थीटा के हिसाब से चलें तो ये लंब होगा, क्योंकि थीटा अगर यहाँ पे तो थीटा के सामने फिर ये हो गया लंब। तो ये होता है, थीटा के हिसाब से लंब डिसाइड होता है। आधार फिर दोनों के बचने के बाद कर्ण और लंब डिसाइड होगा, उसके बाद जो तीसरी भुजा बचती है वो आधार कहलाती है। समकोण त्रिभुज में शेष 2 कोण न्यून कोण होते हैं, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ कि समकोण के सामने का तो, लेकिन ये जो बचे हुए कोण है ना, ये न्यून कोण कहलाते हैं। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण में क्या होगा, एक कोण ऐसा होगा जो 90 से बड़ा होगा। जैसे ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अर्थात 90 से बड़ा हो। तो आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे सीधी लाइन, ये देखिए, ये स्केल रख दें यहाँ पे, और यहाँ पे स्केल के लंबवत बिल्कुल पेन रख दें सीधा, तो ये 90 बनता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो कोण है 90 से बड़ा है, आप देख सकते हैं ये यहाँ तक पहुँचा है।
तो ये जो कोण मैंने यहाँ पे बनाया है ये 90 तो इतना होगा, अगर सीधी लाइन खींचे तो ये बनता है 90 अंश, लेकिन ये 90 से भी क्या है थोड़ा सा आगे की ओर निकल गया है, तो ये 90 से बड़ा है। तो अगर इस तरीके से त्रिभुज बना हो तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कह सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज का बहिष्कोण, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाकर, है सरल बिल्कुल, आपको ध्यान से देखना है, यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाकर एक किरण बनाई जाए तो इस किरण तथा त्रिभुज की दूसरी भुजा के बीच जो कोण बनता है उसे त्रिभुज का बहिष्कोण कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, ये देखिए। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3, 1, 2 और 3। अब तीनों भुजाओं में से हम किसी भी एक भुजा को बढ़ा सकते हैं। हम इसको भी बढ़ा सकते हैं, हम इसको भी बढ़ा सकते हैं, और हम इस भुजा को भी आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने इसको बढ़ाया तो यहाँ पे जो कोण बन जाता है इसे बहिष्कोण कहते हैं, जो तीसरी भुजा के, जैसे किसी भुजा को बढ़ाया त्रिभुज की दूसरी भुजा के साथ जो कोण बना लेती है। जैसे मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, फिर से देख लीजिए। अब त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को बढ़ाना है तो हमने इसको बढ़ा दिया, इस भुजा को यहाँ तक आई, इसको आगे और बढ़ा दिया। तो ये जो लाइन है, ये जो किरण है, ये त्रिभुज की दूसरी भुजा, ये वाली भुजा के साथ कुछ कोण बना लेती है, ये देखिए, और इसे कहते हैं बहिष्कोण। क्या कहते हैं? बहिष्कोण। ये आपको ध्यान रखना है। अब मान के चलिए त्रिभुज की ये 2-3 भुजाएं हैं, ये देखिए ये त्रिभुज है। अब हम अगर इसको आगे की ओर बढ़ा दें, ये वाली जो भुजा है ना, इसको आगे की ओर बढ़ा दें इस तरीके से, तो एक किरण निकाल दें, तो ये त्रिभुज की दूसरी भुजा अब ये होगी। इस भुजा को बढ़ाया तो उसके अपोजिट ये दूसरी भुजा होगी त्रिभुज की, तो इसके साथ ये जो कोण बनाएगी, ये देखिए, इसे कहेंगे बहिष्कोण। क्या कहेंगे? बहिष्कोण। और इसका जो मान है, त्रिभुज के अंदर जो 2 कोण होते हैं ना, इसको छोड़कर, इसके साथ में उसको नहीं, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 1, 2, 3, लेकिन ये वाला तो इसी के साथ में, तो हम इसको नहीं बोलेंगे। त्रिभुज के 2 अंतः कोणों के योग के, ये वाले कोणों के योग के बराबर होगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो जितना मान आएगा वो हमेशा इसके बराबर रहेगा। ये बहिष्कोण प्रमेय है। तो है बहुत ही सिंपल समझने में भी। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा को हमने बढ़ा दिया गया है, तो इस किरण तथा त्रिभुज की दूसरी भुजा के बीच, ये देखिए ये किरण है और ये त्रिभुज की दूसरी भुजा है, इनके बीच में जो कोण बनता है इसे हम बहिष्कोण प्रमेय, बहिष्कोण कहते हैं। और बहिष्कोण का मान लीजिए यहाँ पे इसका मान, इस कोण का मान x है, इसका मान y है और इसका मान z है। तो बहिष्कोण प्रमेय क्या कहता है कि z बराबर हमेशा x + y होगा, यानी कि जो z का मान है वो x + y के योग के बराबर होगा। तो अगर आपको यहाँ पे 40 दिया है, यहाँ पे 60 दिया है और ये पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? 40 और 60 को जोड़ दोगे तो कितना हुआ? 100। तो इसका मान, z का मान कितना हो जाएगा? 100 होगा। ठीक है, हो सकता है 100 दिया हो और यहाँ पे 40 दिया हो, ये ना दिया हो, तो 100 में से फिर 40 को आपको क्या करना है? 100 में से 40 आपको घटा देना है, तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। तो ये बहिष्कोण प्रमेय होता है। इसके बाद आप थोड़ा सा बहुभुज भी देख लेते हैं। बहुभुज क्या कहलाता है? बहुभुज यानी बहु का मतलब क्या होता है? अनेक, और भुज का मतलब क्या होता है? भुजाएं। तो अनेक भुजाएं जिसमें हो उसे हम बहुभुज कहते हैं। अनेक भुजाएं हो, कैसे होगा? जैसे ये देखिए, ये इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1, 2, 3, तो इसे तो हम त्रिभुज बोलने लगे। लेकिन 3 या 3 से अधिक हो, जैसे मान लीजिए ये है, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4, 1, 2, 3 और 4, तो इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। इसी तरीके से अगर 5 भुजाएं हो, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इसको हम नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। तो ये 5 भुजाएं हैं, इसलिए हम इसे पंचभुज कहते हैं। और इसे हम बहुभुज भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कई सारी भुजाएं हैं। तो बहुभुज, अनेक भुजाएं हैं, 3 से ज़्यादा हैं तो हम उसे बहुभुज की श्रेणी में रखते हैं। फिर भले ही हमने उनके नाम रखे हुए हैं, जैसे 4 भुजाओं को हम चतुर्भुज कहते हैं, 5 भुजाएं हैं तो पंचभुज, 6 भुजाएं हैं इस तरीके से। ये देखिए, अगर ये 6 भुजाएं हैं तो हम इसे कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजाएं हैं तो इसे षष्ठभुज कहते हैं। तो बहुभुज का मतलब यही होता है। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ पता होना चाहिए। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बनी आकृति, 3 हो या 3 से अधिक हो, और भुजाएं कैसी हो? 3 हो या 3 से अधिक हो, तो बनी आकृति को बहुभुज कहलाती है। किसी बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही अंतःकोण होंगे। बिल्कुल सही बात है। ये भुजाएं यहाँ पे 3 है तो इसके 3 अंतःकोण हैं। अगर यहाँ पे 4 भुजाएं हैं तो इसके देखिए 1, 2, 3 और 4 अंतःकोण हैं। यहाँ पे 5 भुजाएं हैं तो इसके 5 अंतःकोण हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 6 भुजाएं हैं तो 6 अंतःकोण, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जितनी भुजाएं उतने ही अंतःकोण होते हैं। और अंतःकोणों को मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, n-2 × 180। n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो योगफल होता है, सभी अंतःकोणों का योगफल वो कितना होता है? n-2 × 180। जैसे मान लीजिए कि हमें त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग निकालना है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n-2 × 180। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3, तो n की जगह पर कितना रख दोगे?
3 माइनस 2 और गुणित कितना कर दोगे 180। 3 में से 2 चले जाएंगे, 1 गुणित 180, 180 एकम 180 हो गया ना। तो हमें मालूम भी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, फॉर्मूले से भी आ गया। मान लीजिए हमें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग निकालना है, कितना होगा, तो n की जगह पर हम इस बार 4 रखेंगे, फॉर्मूला यही इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, n-2 गुणित 180। अब यहाँ पे चतुर्भुज के लिए निकालना है तो n की जगह पर कितना रख दोगे 4, तो 4 माइनस 2 गुणित 180। 4 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 2 गुणित 180, 180 18 दूनी 36, तो 18 का 2 में किया तो 36 आया, 0 ज्यों करते हैं 360। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा 360। तो ये हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कंपटीशन लेवल का भी है, तो आप अभी से इसको याद रखिए, n-2 मल्टीप्लाई बाई 180, n-2 गुणित 180, n-2 गुणित 180, ऐसा याद कर लीजिए, n-2 गुणित 180। तो ये हो गया, तो ये क्यों